एवरीवन वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और एनवायरनमेंट घटना चक्र का आज चैप्टर पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, इससे रिलेटेड सबसे पहले समरी देखेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, और थोड़ा सा आज गले में दिक्कत है, आवाज़ की प्रॉब्लम है और प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कल तक गला सही हो जाएगा, क्योंकि कल फीवर था इसलिए आपकी एक भी क्लास नहीं हो पाई थी कल। इसने आज थोड़ा बेटर है तो आपकी क्लास अरेंज कर ली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं ये। एक तो होते हैं रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, टू टाइप्स की होती हैं एनर्जी रिसोर्सेज। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ नेचर आर कंट्रोल्ड by some form of energy. This energy comes from different resources. Renewable energy is energy from resources that are naturally replenishing but flow limited. Renewable resources are virtually inexhaustible in duration but limited in the amount of energy that is available per unit of time. ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी समझ में आ गया। ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, और एक इनका मतलब एक निश्चित अमाउंट होता है, और इनको ये नेचुरली रिप्लेनिशिंग होते हैं, लेकिन इनका फ्लो भी लिमिटेड होता है। और नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स हैं, अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं ये, तो दोबारा ये नहीं बन सकते हैं, इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है। जबकि जो रिन्यूएबल हैं उनको दोबारा से यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं उनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका पेट्रोलियम हुआ, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता है, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस लगती है उसको बनने के लिए। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली unanimously declared the decade 2014-24 एज द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, 2014 से और जो 2024 तक का डिकेड है उसको क्या कहा गया है? डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, फ्लो फ्रॉम वेस्ट, टाइडल एनर्जी, ये सब आती हैं रिन्यूएबल के अंदर। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी और शेल गैस, ये सब आते हैं नॉन रिन्यूएबल के अंदर। तो इनका आपको नाम याद होना चाहिए। ओके, the fuels we get by the decomposition of buried plants or dead organisms over the course of millions of years are called fossil fuel बोलते हैं इसको। और fossil fuels are non-renewable energy resources. Fossil fuels are currently the major sources of energy. Once they are used, they cannot be recovered again. ठीक है, एक बार यूज हो जाते हैं तो दोबारा से रिकवर नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कॉल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या हुए? नॉन रिन्यूएबल। The danger of exhaustion of fossil fuels such as crude oil and natural gas is named as the energy crisis बोलते हैं इसको। अगर इनमें क्या होता है, अगर इन पे इनके एग्जॉशन पे डेंजर होता है तो इसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। नेचुरल गैस ख़त्म होने वाली है भाई, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है उसकी, लेकिन क्या है, रिसोर्स हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है, तो ऐसे में एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। पेट्रोल है, जैसे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी, लेकिन हमारे पास क्या है, रिसोर्स बहुत कम है, तो ऐसे में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। यूरेनियम इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एटम थ्रू वन ऑफ द टू प्रोसेस, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज देखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये तो है क्या, रिन्यूएबल, ठीक है, ये रिन्यूएबल है। It is noteworthy that the best source of production of electricity in the perspective of sustainable development is hydroelectric energy as compared to coal energy. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बेस्ट सोर्स क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कोल एनर्जी की कंपेयर में। पेट्रोलियम एनर्जी, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब की तुलना में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा बेस्ट है उसके लिए। और एज ऑन 28 फरवरी 2021 द मेन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड देयर कैपेसिटी इज गिवन बिलो। विंड पावर की कैपेसिटी कितनी है? ये है 38,789.15 मेगावाट। सोलर एनर्जी की है 39,083.71 मेगावाट। बायो पावर की है 10,314.56 मेगावाट। और स्मॉल हाइड्रो पावर की है 4,783.06 मेगावाट। ठीक है, इनकी इतनी कैपेसिटी है। अल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी बोलते हैं इसको, सोलर एनर्जी बोलते हैं। सन इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, और विच इज़ ऑब्टेन बाय द सोलर रेडिएशन। सोलर एनर्जी इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी। The light heat coming from the sun is necessary for the existence of life. Solar energy is essential for the photosynthesis of plants and the survival of another living organism. Photovoltaic technology is used to convert sunlight into electricity. ठीक है, इसके लिए सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब आए यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की क्या क्या यूज़ हैं? फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, वाटर हीटिंग में, सोलर कुकर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय सोलर प्लांट, और ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है, ऑटो रिक्शा, एयरप्लेन, ठीक है, इन सब में। और सोलर इक्विपमेंट में यूज होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज होती है ये, और सन थेरेपी में यूज होती है। तो ये इतने सारे यूज हैं सोलर एनर्जी की, पता होना चाहिए सोलर एनर्जी की यूज। The Ministry of New and Renewable Energy provides a 70% subsidy on installation cost for a solar power plant in the northeastern states. The National Solar Mission is one of the several initiatives that are part of National Action Plan on Climate Change. ठीक है, ये जो नेशनल सोलर मिशन है ये बहुत सारे इनिशिएटिव हैं उनका एक पार्ट है, ठीक है, और जो कि किसके पार्ट है? नेशनल एक्शन प्लान की, जो क्लाइमेट चेंज पे आधारित है। द सोलर पावर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया। द रोल ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बीन एज्यूमिंग इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रिसेंट टाइम्स with the growing concern for the country's energy security. Solar panels are most eco-friendly power generation system. They are also called फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है सोलर एनर्जी को, ठीक है। दिस इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट्स 100 गीगावाट मेगावाट सोलर पावर जनरेशन बाय 2022 अंडर जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन स्टार्टेड ऑन 11 जनवरी 2010। ठीक है, ये टारगेट था 2022 तक कि हमें इतना 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करनी है। ये हमारी गवर्नमेंट का लक्ष्य था 2022 तक। The world's largest solar plant at a single location has been established in तमिलनाडु में है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट DCR इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन द कंट्री। ठीक है, DCR पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी इसकी सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है DCR। The objective of the National Solar Mission is to establish India as a global leader in the solar energy. In January 2010, National Solar Mission was renamed जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। ठीक है, जो नेशनल सोलर मिशन था उसका नाम बदल के क्या हो गया था? जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA
is a group of 102. Latest signatory is Argentina and Barbuda. ये 102 कंट्री वो हो गया मेंबर इसके अंदर ISA के अंदर, और लेटेस्ट में कौन ऐड हुआ है? अर्जेंटीना, सॉरी एंटीगुआ और बारबुडा. Country is located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, using solar energy from the sun for their energy needs. The initiative of ISA was launched at United Nations Climate Change Conference in Paris 30 November 2015. ठीक है, इसमें ISA को लॉन्च किया गया था. In the presence of Prime Minister Narendra Modi, Francois Hollande, then President of France, and Ban Ki-moon, then Secretary General of UNO. It's ठीक है, उस टाइम पे भारत के PM नरेंद्र मोदी थे और फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोइस होलैंडे, और जो UNO के सेक्रेटरी थे वे थे बान की मून. और हेडक्वार्टर कहाँ है ISA का? ये गुड़गांव हरियाणा में है, इंडिया के अंदर, है ना. द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट वाज हेल्ड 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में ISA की पहली समिट हुई थी. और सेकेंड समिट कहाँ हुई थी ISA की? वाज हेल्ड 31 अक्टूबर 2019 इन दिल्ली. ठीक है, दूसरी हुई थी नई दिल्ली के अंदर. अकॉर्डिंग टू ISA डिक्लेरेशन, इट्स मेंबर हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ रेजिंग $1 ट्रिलियन फॉर सोलर एनर्जी बाय 2030 तक. ठीक है, ये 2030 तक इसका टारगेट है 1 ट्रिलियन सोलर एनर्जी का. ठीक है, अब आया बायोडीजल. It is noteworthy that energy from biomass can be obtained through disintegration of chemical bonds between biological atoms. These chemical bonds are formed through the process of photosynthesis. Hence, biomass is also an indirect source of solar power का indirect source है बायोडीजल. जेट्रोफा एक बायोडीजल क्रॉप है. जेट्रोफा इज ए स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच इज रेसिस्टेंट टू ड्राई एनवायरनमेंट एंड हार्मफुल इंसेक्ट. इसके अंदर रेसिस्टेंट होती है ड्राई एनवायरनमेंट के प्रति और हार्मफुल इंसेक्ट के प्रति, और एक बायोडीजल क्रॉप है ये. जेट्रोफाज ऑयल कैन बी कन्वर्टेड टू बायोडीजल टू यूज इट डीजल इंजन. ठीक है, इसको ऑयल, इसकी ऑयल को बायोडीजल में यूज करते हैं, बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट बायोफ्यूल्स आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स. बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जेट्रोफा. नाम पूछ लेते हैं प्लांट का, अभी देखना क्वेश्चंस पूछा हुआ होगा कहीं ना कहीं. महुआ एंड नीम ETC कैन आल्सो बी यूज्ड एज बायोफ्यूल्स के रूप में इनका यूज होता है. अदर देन जेट्रोफा, पैंगोमिया प्लांट इज कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स दैट कैन मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ बायोडीजल इन इंडिया ड्यू टू देयर हाई प्रोडक्टिविटी एंड लेस मेच्योरिटी साइकिल. पैंगोमिया पिनाटा ग्रोज नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरिड रीजन्स इन इंडिया. इंडिया के एरिड रीजन्स में होता है, or it can be grown in waterlogged, saline and alkaline soil and can withstand harsh agroclimates. The seeds of Pangomia pinnata are rich in liquid content, ज़्यादा होता है इनके अंदर, of which nearly half is oleic acid. अब ये सोर्स हैं बायोमास की, क्या क्या सोर्स हैं देख लेते हैं. ये हैं सीवेज है, एनिमल रेजिड्यूज़ हैं, और फॉरेस्ट एंड टिम्बर्स हैं, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप रेजिड्यूज़, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज़, और एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट. इन सब से बायोमास रिलीज होती है. ये बायोमास की सोर्स है. केमिकल रिएक्शंस इन दिस प्रोसेस, बायोलॉजिकल सब्सटेंस और फॉसिल बेस्ड कार्बोनिक सब्सटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म टू कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है ये. ऑब्टेन्ड गैसियस मिक्सचर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? प्रोड्यूसर गैस और सिंथेटिक गैस बोलते हैं जो गैसियस मिक्सचर ऑब्टेन होता है. विच इटसेल्फ इज ए फ्यूल. इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन सर्व एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी. अब जनरल फ्यूल. ग्रीन फ्यूल क्या होता है? Use of green fuels lead to reduction in environment pollution. Ethanol is a famous alcohol. It is also known as ethyl alcohol भी बोलते हैं एथेनॉल को. और ethanol is obtained from any surgery substance like sugarcane sugar, glucose, saltpeter, महुआ फ्लोवर, इन सब से मिलता है एथेनॉल.
और स्टार्च से मिलता है। एथेनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ पाइन और करंजा, पोंगेमिया पिनाटा एंड फर्न। ठीक है, इन सब के फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। दीज आर यूज एज ए सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। किसका? एथेनॉल का। इम्पोर्टेंट है बहुत। It is noteworthy that bioethanol can be obtained from sugarcane crops. This can be used to obtain energy in the form of fuel. Microbiological fuel cells (MFC) can convert the available chemical energy present in organic substrate directly into the electric energy. Okay. Microorganisms like bacteria are used as a catalyst in the conversion of substrate into an electron. For purification of wastewater, huge microbiological fuel cells not only optimize the cost of purification, but it is an attractive option for the production of electricity. In microbiological fuel cells, primarily carbonic substances like glucose, sucrose, cellulose, starch, formate, acetate, ethanol, methanol, amino acid, protein, etc. आर यूज इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं ये। और आल्सो सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक सल्फाइड्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट। द हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग ऑफ दीज फ्यूल्स as well as knowledge and experience are required for higher production and innovation. It is difficult to produce such type of fuel in developing countries में इस टाइप के फ्यूल को प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज इट रिक्वायर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हैवी होता है इस पर। अपार्ट फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग फैसिलिटीज़ फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं फ्यूल सेल के? एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, नॉइज लेस है, हाई एफिशिएंसी है इसकी, और ये इजी डिज़ाइन एंड मेजरमेंट ऑफ सेल। फ्रॉम नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल सोर्सेज इन दिस सोर्स शुगर, मोलासिस, पैडी, मेज, लिग्निन, सेल्यूलोज, वेस्ट ऑफ पाम ऑयल, वेस्ट ऑफ वाइट मस्टर्ड ऑयल आर इंक्लूडेड। ये नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन पेट्रोलियम बेस्ड टार asphalt, it is helpful to reduce the surface temperature of roads. Hence, the construction of upper layer of roads from biosulfate is ecologically favorable. A fuel cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy from a fuel into electric through an electromechanical reaction of hydrogen with oxygen. Stationary fuel cells are used for commercial, industrial and रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए स्टेशनरी फ्यूल सेल्स का यूज़ किया जाता है, और बैकअप पावर जनरेशन के लिए। फ्यूल सेल्स जनरेट डायरेक्ट करंट जनरेट करती हैं फ्यूल सेल्स। इट इज़ नोटवर्थी दैट व्हेन द हाइड्रोजन बर्न इन एयर दैट इट कंबाइन विद ऑक्सीजन और प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, जब हाइड्रोजन बर्न होती है एयर में तो ये क्या करती है, कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ और वाटर प्रोड्यूस करती है। और इन दिस प्रोसेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लगभग 150 किलो जूल प्रति ग्राम इज रिलीज। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है इससे। हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी ए पॉल्यूशन लेस होती है, ये एक्सट्रीमली गुड फ्यूल है ड्यू टू इट्स हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू के कारण। ठीक है, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंशिएशन, फोटोलाइसिस एंड इलेक्ट्रिकल रिडक्शन ऑफ वाटर। टेम्परेचर डिफरेंशिएशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन को, फोटोलाइसिस के द्वारा और इलेक्ट्रिकल रिडक्शन ऑफ वाटर के द्वारा। इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी इन द कंट्री, ए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड सेटअप किया गया था 2003 में। अप टू 2020 टारगेट्स टू सेटअप 1000 मेगावाट हाइड्रोजन बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। और हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एज द फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है हाइड्रोजन गैस को। मिसलेनियस प्राइमरी फॉर्म ऑफ बायोगैस आर कौन कौन से? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बायोगैस की प्राइमरी फॉर्म है। जियोथर्मल एनर्जी इज द नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ
In India, source of geothermal energy is found primarily in Himalaya, खंबात बेसिन, सोनाटा और सोन, नर्मदा और तापी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है वेस्टर्न घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। यहाँ सब पे पाई जाती है जियोथर्मल एनर्जी की सोर्स। दीव इज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी। ठीक है, दीव पहला यूनियन टेरिटरी है जो 100% सोलर एनर्जी से रन होता है। ठीक है, वहाँ पे सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है। द यूनियन टेरिटरी सोलर प्लांट्स हैड बीन इंस्टॉल ओवर मोर देन 50 एकड़ ऑफ लैंड इन 2018। सल्फर प्रेजेंट इन द कोल में सल्फर प्रेजेंट होती है और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सिक्किम इज़ द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना। द स्टेट वॉन द प्रेस्टिजियस फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फ्रॉम द UN फूड एंड एग्रीकल्चर आफ्टर बीटिंग 51 नॉमिनेशंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए तो होगी समरी। अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस और फिर होंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो ये है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज ए रेडिएंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन दैट इज हार्नेस्ड यूजिंग ए रेंज ऑफ एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी such as solar heating, photovoltaic, solar thermal energy. It is an important source of renewable energy and its technology are broadly categorized as either positive solar or active solar depending on how they capture and describe solar energy or convert into solar power. ठीक है भाई, थोड़ा सा खुद समझ लेंगे। आज ज़्यादा बोलने में ना दिक्कत हो रही है गले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी? तो ये है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ से निकलती है ये? सन से। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स कौन सा एनर्जी का? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब क्या है? कन्वेंशनल सोर्स है या क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं कन्वेंशनल को। बाकी जो सोलर है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ये सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल पूछा है तो कोल तो दिया है ऑप्शन में, कोल ही हो जाएगा आंसर। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी भी, ये भी कन्वेंशनल है। दो आंसर हो गए इसके, कोल और न्यूक्लियर एनर्जी। विंड और सोलर जो है ये नॉन कन्वेंशनल है। अमंग द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स विच वन इज यूज्ड मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक फॉर्म? कौन सा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में? तो ये यूज किया जाता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। आंसर बी हो गया है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड मोस्ट इन ऑर्गेनिक फॉर्म। लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोवोल्टेइक सिस्टम कन्वर्ट सनरेज को किस में? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है फोटोवोल्टेइक सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज मोस्ट इको फ्रेंडली? कौन सा इको फ्रेंडली? सोलर सेल। Among these energy resources given in the option, solar cell is most eco-friendly as it converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect. Rest options affect the environment in some way. Which among the following places was the first 100% organic state in the world? तो ये है सिक्किम। सिक्किम is the first 100% organic state in the world. The state won the prestigious Future Policy Gold Award from the UN Food and Agriculture after beating 51 nominations from the around world. ठीक है, from around the world. तो सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया वर्ल्ड का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? इनमें से बताना कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये तो सब है। यूरेनियम नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Fossil fuels was formed by natural process through decomposition of the buried organism. Example of fossil fuels include oil, coal and natural gas. Fossil fuels are the main source है ये energy का। An ultimate source of energy stored in fossil fuel is, तो कौन सी है ये? sun है।
क्योंकि अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है सन। फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल इज सन। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट क्रिएट एनवायरमेंट इशू, तो ये है सोलर, इससे कोई भी एनवायरमेंट इशू नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स क्रिएट्स द लीस्ट पोल्यूशन, किससे होता है लीस्ट, कब सबसे कम पॉल्यूशन, तो ये है हाइड्रोजन। डीजल, कोल एंड केरोसिन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, a greenhouse gas which is a major factor for pollution. On the other hand, hydrogen when comes in contact with oxygen forms water and produces a huge amount of energy. Thus it is highly efficient fuel with minimum pollution. India has a set target to generate 1000 megawatt of electricity through hydrogen based technology. ठीक है, ये इंडिया का टारगेट है। The second most important source after fossil fuels contributing to Indian energy need is, तो ये है सोलर एनर्जी। ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स की बात, ठीक है। The second most important source after fossil fuels contributing to Indian energy need is solar energy. The solar energy share in total non-fossil fuel is 12.5%. Hence option D is correct. Which of the following fuels produces least environment pollution? कौन सा सबसे कम पॉल्यूशन फैलाता है, तो ये है हाइड्रोजन, ठीक है। What is meant by energy crisis का क्या मतलब है? The danger of the extinction of fossil fuel like coal and petrol, ठीक है। Which one of the following is the best source of generating electricity in India from the viewpoint of sustainable development? तो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Sustainable development is economic development that is conducted without the depletion of natural resources. Coal, mineral oil, gas and atomic energy, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डेप्लीटिंग वाटर, हैंस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया, तो ये है सोलर पावर के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। The solar power source of renewable energy has the greatest potential in India. The role of new and renewable energy has been assuming increasing significance in recent times with the growing concern for the country's energy security. Solar panels are the most eco-friendly power generation system, or they are called fuel of the future. This is why the government has set up a target 1000 gigawatt solar power 100 gigawatt solar power generation by 2022 under जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ठीक है। Started on 11 January 2010, it is to be noted that world largest solar plant at a single location has been established in Tamil Nadu. Which one of the following statement about biofuel is not correct? इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। बायोफ्यूल क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब सही है। बायोफ्यूल इको फ्रेंडली है। बायोफ्यूल कैन कंट्रीब्यूट टू रिमेडी एनर्जी क्राइसिस को दूर करने में कंट्रीब्यूट करता है। और बायोफ्यूल इज आल्सो मेड फ्रॉम कॉर्न का बना होता है, कॉर्न से बनता है बायोफ्यूल। इवन विद ऑल द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद बायोफ्यूल्स दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव इन द मार्केट, हैंस दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। आंसर इसका ए नहीं है, आंसर ये आंसर ए नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर तो इसका बी है क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल क्रॉप, कौन सी इनमें से बायोडीजल क्रॉप है, तो ये है जेट्रोफा। बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर्स मेनली अराउंड द कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ जेट्रोफा प्लांट सीड्स विच आर वेरी रिच इन सोयल, लगभग 40% ऑयल होता है इसके अंदर। जेट्रोफा ऑयल कैन बी यूज्ड आफ्टर एक्सट्रैक्शन इन डीजल generators and engines. Jatropha oil has been used in India for several decades as biodiesel for the fuel requirements of the remote rural and forest communities. Which of the following is the source of green fuel का कौन सा source है इसमें? पाइन, फर्न और कारंजा कौन सा है? एथेनॉल आल्सो नोन एज इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज ए ग्रीन फ्यूल के रूप में एथेनॉल का यूज़ किया जाता है।
और एथेनॉल कहाँ से प्राप्त होता है? शुगर केन से, ग्लूकोज से। इथेनॉल इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ पाइन, करंजा फर्न। ठीक है, इन सब के फर्मेंटेशन से भी प्राप्त होता है। गिवन बिलो द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, विच वन ऑफ देम कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल? तो ये है मेज। मेज इज कल्टिवेटेड फॉर इथेनॉल विद while जैट्रोफा, पोंगामिया एंड सनफ्लावर आर कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल। ठीक है, मेज कल्टिवेट होता है इथेनॉल और जैट्रोफा के लिए भी, और पेंगोमिया इथेनॉल के लिए कल्टिवेट होता है मेज। ठीक है, और पोंगामिया जो है और ये सनफ्लावर जो है ये बायोडीजल के लिए होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? तो ये है इसका आंसर डी। कौन सा हो गया? CH4, मीथेन हो गया। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG, compressed natural gas, because CNG produce the harmful product in very small amount. द मेजर कंपोनेंट जो है CNG का वो है मीथेन। वह विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी दैट यूज्ड बायोफ्यूल एज ATF इन अगस्त 2018? तो कौन थी वो कंपनी? स्पेस जेट। On 27 August 2018, SpiceJet successfully conducted India's first ever biofuel powered flight. The airline successfully undertook the flight on the Dehradun Delhi route. ठीक है, ये इंडिया की पहली बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट थी। SpiceJet used its Bombardier 400 aircraft for this flight. Under the nuclear power projects, environmental effects that have to be studied and resolved are, तो ये all है। ये रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन ऑफ एयर, सोयल और वाटर, और डिफोरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फाना, और रेडियोएक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। During the establishment of nuclear power project, radioactive radiation, radioactive waste disposal are to be taken into consideration, और radioactive radiation have a disastrous effect on flora and fauna। ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अगर इस्टेब्लिश होगा तो ये इफेक्ट पड़ेंगे। द फर्स्ट समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये नई दिल्ली में हुई है फर्स्ट समिट। इसकी हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है, गुड़गांव के अंदर, हरियाणा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द स्पेस सेक्रेटरिएट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड एट प्रेजेंट? कहाँ है ये? गुड़गांव के अंदर। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज़ रिसेंटली साइनड ए पैक्ट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट सोलर एनर्जी डेप्लॉयमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक? तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। In March 2018, the International Solar Alliance has signed a pact with Asian Development Bank के साथ साइन किया ISA ने टू प्रमोट सोलर एनर्जी डेवलपमेंट इन एशिया और पैसिफिक में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। इंसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किस में यूज किए जाते हैं? बर्निंग वेस्ट के अंदर। Incinerations is a waste treatment process that involves the combustion of organic substances containing waste material. Incinerators are used in the process. Which district has become the India's first district has 100% solar powered health centers? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? सूरत। यहाँ पे 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर है। सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात becomes the first district in the country to have 100% solar powered primary health center. As on 26th March 2018, all 52 PSC in the district are powered by a solar system. The first union territory of India to run 100% on solar energy is, तो ये है दीव। 100% सोलर एनर्जी से रन होने वाला यूनियन टेरिटरी बन गया है दीव। ठीक है, अब है नेक्स्ट, द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% on solar energy is दीव। Which of the following smart city has become the India's first city to run on 100% renewable energy during daytime? तो ये हो गया आंसर बी। Diu smart city has become the first city in India that runs 100% renewable
एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। ये तो थे बेसिक क्वेश्चंस, अब हैं कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस, ये भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The International Solar Alliance has launched the United Nations Climate Change Conference in 2015, और the alliance include all the member countries of the United Nations। तो बताना है कौन सा करेक्ट है इसके अंदर। आंसर हो गया केवल एक से सही है। ये जो 2015 में जो COP15 हुआ था उसमें इसको लॉन्च किया गया था ISC को। The International Solar Alliance is a common platform for the cooperation among sun-rich countries lying fully or partially between the Tropic of Cancer or Capricorn, who are seeking to massively ramp up solar energy, thereby helping to bend the global greenhouse emission curve while providing clean and cheap energy. The initiative was launched at UN Climate Change Conference in Paris at the end of 2015 by the President of France or Prime Minister of India. Its secretariat is based in Gurgaon, Haryana, India. Or according to ISA declaration, its members have a shut-up target of raising $1 trillion for solar energy by 2030। ये तो ध्यान रख लेना, ठीक है, टारगेट पूछ सकते हैं। Hence, statement 1 is correct. The alliance include about 102 countries that support a common declaration. Hence, statement 2 is not correct. Next है biomass gasification is considered to be one of the sustainable solutions to the power crisis in India. In this context, which of the following statement is या are correct? तो आंसर होगा इसका, आंसर है केवल एक ही करेक्ट है और वो भी 1। कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैस्टिफिकेशन। ठीक है, बायोमास गैस्टिफिकेशन में इनका यूज किया जाता है, कोकोनट शेल का, ग्राउंडनट शेल का और राइस हस्क का। बायोमास गैस्टिफिकेशन मीन्स incomplete combustion of biomass resulting in the production of combustible gases consisting of carbon monoxide, hydrogen and traces of methane. Hence, statement 2 is not correct. The resulting gas from the gasification process is called producer gas, which is itself a fuel and can be used in internal combustion engine. Hence, statement 3 is also incorrect. Coconut shell, groundnut shell and rice husk can be used in biomass gasification. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द रेफरेंस टू कंपोस्ट। कौन सा कंपोस्ट के रेफरेंस में बताना है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है सी, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज स्लोड डाउन बाय अर्थवॉर्म। ये इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज्ड इन पिट्स में डिकम्पोज किया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, और इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होता है, न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं इसमें। और द वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज्ड इज फार्म वेस्ट मटेरियल, लिव स्टॉक, एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट ETC। ठीक है, ये इसके अंदर ये सारे मटेरियल डिकम्पोज होते हैं। Earthworm are a part of worm composting and thus they speed up the process of decomposition की process को बढ़ा देता है earthworm. Worm composting is using worms to recycle food scraps and other organic material into a valuable soil amendment called vermicompost or worm compost. ठीक है, which of the following renewable power resources had highest installed capacity in the country in 2015? तो ये है wind power. As 28th February 2020, solar, wind और biomass and small hydropower renewable energy sources हैं सारे contribute about 24.52% in the total installed capacity for electricity. इतना योगदान रहा है इनका। The total installed capacity touched the figure of इतना 87 लाख 37,09,130.41 मेगावाट with wind power contributing to 38,789.15 मेगावाट। सोलर एनर्जी इतनी थी मेगावाट और बायो एनर्जी इतना मेगावाट था। ठीक है, पढ़ लेना भाई।
एंड स्मॉल हाइड्रो एनर्जी इतने मेगावाट थी। और एज सुन एज 28 फरवरी 2021 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट 24.52% ऑफ द टोटल एनर्जी generation capacity. Concerning fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statement. और बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एक ही करेक्ट है, केवल वन। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट हीट और वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अगर प्योर हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो हीट एमिट करता है। ए फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी फ्रॉम ए फ्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है ये फ्यूल सेल जो है ये केमिकल एनर्जी को चेंज कर देता है किसमें, फ्यूल में, फ्रॉम ए फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी and as bioproduct, water and heat. Hence, statement 1 is correct. Stationary fuel cells are used for commercial, industrial or residential purpose and backup power generation. इन सब के लिए fuel cells का यूज किया जाता है। Statement 2 is not correct. Fuel cells generate direct current और statement 3 is incorrect. ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें आंसर दिया है रीजन। कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वे एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और रीजन क्या है इसका, रीजन है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स। तो आंसर हो गया है क्या, बी। ए और आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर जो है उसका करेक्ट रीजन करेक्ट नहीं है। सल्फर प्रेजेंट इन कोल प्रोड्यूस में सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न। जब कोल बर्न होता है तो ऑक्साइड के कार्बन एमिट होते हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। व्हाई? माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स जो होती है उसको सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स माना गया है, क्यों माना गया है? आंसर हो गया इसका सी, 1 and 3 करेक्ट है। दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटालिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट्स। और 3 है, दे कैन इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लींस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Microbial fuel cells is bioelectrochemical device that harness the power of respiring microbes to convert organic substrates directly into electrical energy. Hence, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. The most immediately foreseeable application of MFC is in waste water treatment. Microbe love sewage and the condition of a wastewater treatment plant are ideal for the types of bacteria that can be used in MFC. अब next, it is possible to produce algae based biofuels, but what are likely limitations of developing countries in the promoting this industry? तो इसका आंसर होगा आंसर बी। 2 and 3 है इसके आंसर। Setting up and engineering the algae-based biofuel production require a high level of expertise technology and until the construction is completed. Third है, economically viable production necessitates the setting up of large-scale facilities which may raise ecological and social concern. The production of algae-based biofuel is possible in both seas and continents. दोनों में possible है ये। So statement 1 incorrect है। हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज की रिक्वायर्ड होती है इनके प्रोडक्शन के लिए एंड इंजीनियरिंग ऑफ दीज फ्यूल्स एज वेल एज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ फ्यूल इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज इट रिक्वायर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस establishing facilities for large scale production, ecology, society can be adversely affected. Consider the following statement. At present, the level of technology available in India
सोलर एनर्जी कैन बी कन्वेंशनली यूज्ड टू, किसमें यूज होती है ये? सप्लाई हॉट वाटर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं इसमें। सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट और प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, इसमें भी यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्लस्टर ऑफ विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, इसका 1, 2 एंड 3 आंसर है। ठीक है, एट प्रेजेंट में पूछा है इन्होंने, तो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं इन तीनों में, ये करेक्ट आंसर है इसकी। Sun is the greatest and limitless source of energy. Solar energy is a natural source received through solar radiation. It can be used in street lighting, minor irrigation projects, supplying hot water to residential building, railway signals, solar cooker, इन सब में इसका यूज किया जाता है। Nevertheless, the use of solar energy to electricity, small village and towns is not cost effective, नहीं है ये। With a view of technology constraints, the government, however, has started a few pilot projects for this. Other than Jatropha curcus, Pangomia pinnata also considered a good option for the production of biodiesel in India. इसका आंसर होगा आंसर सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों करेक्ट हैं। पोंगामिया पिनाटा ग्रोज नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरिड रीजन ऑफ इंडिया, एक तो एरिड रीजन में होता है ये। और द सीड्स ऑफ पोंगामिया पिनाटा आर रिच इन लिपिड कंटेंट ऑफ विच नियरली हाफ इज ऑयलिक एसिड, तो दोनों ही करेक्ट है। Other than Jatropha, Pongamia plant is considered as a resource that can meet the growing demand of biodiesel in India due to their rich productivity and less maturity cycle. Pongamia pinnata grow naturally in most of the arid region में होता है इंडिया के। It can be grown in waterlogged, saline और alkaline soil में होता है ये, and can withstand harsh agroclimate में भी ये रह सकता है। The seeds of Pongamia pinnata are rich in liquid content में रिच होता है ये, of which nearly half is oleic acid. In which of the following areas of India geothermal energy source have not been found? तो किसमें नहीं फाउंड होता है? गंगा डेल्टा में, बाकी गोदावरी डेल्टा, हिमालय और वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे मिलता है। Geothermal energy is natural heat of Earth's interior heat originated from its fiery consolidation of dust and gas over 4 million years ago. It is continually regenerated by the decay of radioactive elements that occur in all rocks. There are 7 geothermal provinces in India, namely Himalaya, Sohana और वेस्ट कोस्ट, कॉम्बे, सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी यहाँ पे पाया जाता है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना और करेक्ट आंसर बताना। आंसर हो गया ए। मिनरल्स एग्जॉस्टिबल हैं, सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है, बायोगैस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और डिफोरेस्टेशन रेनफॉल। ठीक है, विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वाटर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक यूनिट्स और द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा करेक्ट है? कोई सा भी करेक्ट नहीं है। सिलिकॉन चिप इज नॉट मैन्युफैक्चर इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है सिलिकॉन चिप। एवरी सोलर पैनल विच इज़ मेड इन इंडिया इज ओनली असेंबल्ड हेयर वाइल ऑल द मटेरियल कम्स फ्रॉम चाइना से आते हैं, यूरोप एंड सम अदर कंट्रीज। ठीक है, चाइना से, यूरोप से, अदर कंट्रीज से आते हैं। इंडिया इज येट टू डेवलप सेमी कंडक्टर क्लस्टर्स को डेवलप करता है इंडिया बस। Central Electricity Regulatory Commission determines solar power tariff and regulates the tariff of generating companies owned or controlled by the central government. ठीक है, in the Union Budget 2011-12, a full exemption from the basic custom duty was extended to the bio-based asphalt. What is the importance of this material? इस मटेरियल की इम्पोर्टेंस बतानी है। क्या है? आंसर हो गया 1, 3 and 4। अनलाइक ट्रेडिशनल एसफाल्ट, बायो एसफाल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल पे बेस नहीं है। और बायो एसफाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स से बनाया जा सकता है बायो एसफाल्ट को, और इट इज़ इको फ्रेंडली है ये टू यूज बायो एसफाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स। ठीक है, तो आंसर होगी इसके 1, 3 and 4।
Conventional asphalt is petroleum based and contains toxic and heavy metals. Today's green revolution has brought about an increasing and more environmental friendly alternative known as bioasphalt. Bioasphalt is a renewable construction material that is manufactured without the use of petroleum, employing everything from potato starch, corn, tree resin, natural rubber, sugar, and vegetable oils. Bioasphalt finds application in roofing and street paving in 2007. Two streets of Norway were paved using bioasphalt, hence option B is the correct answer. ठीक है, तो ये हो गया आज आपका चैप्टर कंप्लीट। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो कर नहीं पाई हूँ क्योंकि भाई गले में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आपका आज एक चैप्टर और कंप्लीट करा दिया है, 1-2 चैप्टर और रह गए, 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी आपकी एनवायरनमेंट घटना चक्र। ठीक है, आवाज़ की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।